हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानियों का करिश्मा में स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी द न्यू ईयर, जो लिखी है चार्ल्स डिकेंस जी ने। क्रिसमस के बाद जो हर साल नया और खुशनुमा त्योहार आता है वो नव वर्ष है। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त पर अश्रुपूर्ण रहते और व्रत करते हैं, जैसे कि वे नए साल के आगमन और स्वागत करने के बजाय बीते हुए साल के विदा होने का शोक मना रहे हों। हो सकता है कि वे पुराने साल के विदा होने के साथ साथ नए साल के आगमन की खुशियां और हर्षोल्लास का पूरक हो। पर जो भी हो, अधिकतर लोग इस समय मौज मस्ती मनाते हैं और पटाखों व फुलझड़ियां छुड़ाकर आने वाले साल का आह्वान करते हैं। पर पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य हुई होंगी जिन्हें याद करके हमें दिल ही दिल खुशी होती होगी और हम मन ही मन मुस्कुराते होंगे और भगवान को नमन करके धन्यवाद देते होंगे कि प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की। हम नियम व कायदों से बंधे हुए हैं कि हम यह न्यायोचित समझें कि आने वाला साल हमारे और हमारे समाज के लिए अच्छा समय व खुशहाली लाएगा, जब तक कि वो हमारे लिए अन्यथा या अयोग्य न साबित हो। यह इस विषय में हमारा ख्याल है, बीते हुए साल के प्रति बिना किसी अनादर के। मैं इस बार सन 1886 में इसे अपने घर में आग के सामने बैठे इस लेख को लिख रहा हूँ, ऐसे जैसे कि कोई असाधारण घटना नहीं घटी है, न अगले साल घटने वाली है, जिससे हमारा मिजाज, जो अभी खुशी से भरपूर है, वो खराब होगा, बिगड़ जाए। बग्घियां और घोड़ा गाड़ियां अच्छी तरह से सजे धजे लोगों को इधर से उधर निस्संदेह पार्टियों में ले जा रही थी। सड़क के दूसरी ओर दरवाजे पर 2 बार खटखट हुई और उस घर के दरवाजे, जहां हरे रंग के पर्दे पड़े थे, खुले और कई लोग उसमें जल्दी से घुस गए। इससे लोगों को पता चल गया कि उस घर में कोई बड़ी पार्टी थी। हमने भी खिड़की में से पर्दा हटाकर देखा, घने कोहरे के बीच से अंदर देखने की कोशिश की। अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि हमने मोमबत्तियां मंगवाई। हमने देखा कि वहां पर पेस्ट्री कुक्स के आदमी अंधेरे में अपने सिरों पर हरे हरे रंगों के डिब्बों को रखकर ले जा रहे थे। वहां पर तमाम फर्नीचर था और तरह तरह के फर्नीचर और केन सीट के सोफा और फ्रेंच लैंप्स उन तमाम घरों में पहुंचाए जा रहे थे जहां पर उस रात को नववर्ष के आगमन पर आयोजन होना था। हम अपने आप को अच्छी तरह सूटेड बूटेड होकर, बालों में कंघी काटकर ऐसी ही एक पार्टी में शरीक होने की कल्पना कर सकते थे। मिसाल के तौर पर आप उस घर को लीजिए जहां पर हरे रंग के पर्दे लटक रहे थे। हम जानते हैं कि यह एक क्वाड्रिल पार्टी है, क्योंकि हमने उन्हीं आदमियों को सुबह घर के ड्राइंग रूम में कालीन ले जाते हुए देखा, और यदि इसका और अधिक सबूत चाहिए तो हमने उन्हीं स्त्रियों को थोड़ी देर पहले एक दूसरे के बाल बनाते हुए देखा। एक असाधारण रूप की शानो शौकत में जो इस तरह की पार्टियों में होती है। हमारा अनुभव कहता है कि गृहस्वामी किसी पब्लिक ऑफिस में काम करता है। ये हमें उसके कोट के कट और नेक टाई बांधने के स्टाइल से पता चलता है, और उसकी चाल ढाल की मुद्रा तथा हरे रंग के पर्दे भी इस बात को व्यक्त करते हैं कि वो समसेट हाउस में संभवतः काम कर रहा था। अब लीजिए, एक बग्घी आकर रुकती है और उसी ऑफिस का साफ सुथरी ड्रेस पहने हुए एक युवा आदमी, जिसको जुकाम और कॉर्न हो सकता था, जो उसके ऑफिस का ही एक जूनियर क्लर्क हो सकता था, अपनी जेब में से जूते निकालकर पहनता हुआ बग्घी में से उतरता है। हॉल में घुसते ही एक दरबानुमा आदमी उसके आगमन की घोषणा करता है और उसी ऑफिस का एक मैसेंजर बॉय नीला कोट पहने उसके नाम की घोषणा करता है। सीढ़ी के पास जो आदमी है वो आकर फिर जोर से ऊपर की ओर आवाज देता है, मिस्टर टप्पल। घर का स्वामी उससे पूछता है, आप कैसे हैं मिस्टर टप्पल? वो आग के सामने से उठकर आता है और लेडीज की ओर मुखातिब होकर कहता है, माय डियर, यह मी टप्पल है। मी टप्पल, ये मेरी सबसे बड़ी लड़की जूलिया है। मी टप्पल, यह मेरी अन्य बेटियां हैं और यह मेरा बेटा है। सर टप्पल अपने हाथों को अच्छी तरह रगड़ता है और मुस्कुराता है, जैसे यह कोई बहुत बड़ा मजाक रहा हो, और झुक झुक कर, घूम घूम कर सबसे हाथ मिलाता है, जब तक कि उसका परिचय सारे परिवार से नहीं हो जाता है। उसके बाद वो सोफे की एक कोने वाली सीट में धंस जाता है और लेडीज के साथ मौसम, थिएटर, नाटक, गए साल और हाल ही में हुए एक मर्डर के बारे में बातचीत करने लग जाता है। साथ ही वो लेडीज की बाहों और बैलून व अन्य विविध विषयों पर बातचीत करने लग जाता है। दरवाजे पर और खटखटाहट होती है। क्या भैया बातचीत हो रही होगी और सब लोग आराम से कॉफी पी रहे होंगे। अब हम टप्पल को अपने मन की आंखों से देखते हैं उसके महानतम क्षणों में। अभी अभी वह उस स्थूलकाय महिला का कार्य नौकरों के हाथों में थमा देता है। अब वो कूदकर दरवाजे की ओर बढ़ता है नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए, पर जाते जाते वह लेडीज के लिए एक सेवक से मफिन्स की प्लेट ले लेता है। दरवाजे से वापस आते वक्त वो महिलाओं की ओर ऐसे निगाह डालता था
जैसे उन्हें वर्षों से या बचपन से जानता था। मी टप्पल बड़े ही मनमोहक व्यक्ति थे। वे महिलाओं के आदमी थे, बहुत ही आनंददायक साथी भी। पापा के मजाक कोई भी आदमी आधा भी नहीं समझ पाते थे, पर वे आधा मजाक ही सुन सुनकर इतनी जोर से हंसने लगते थे और लोटपोट हो जाते थे कि देखते ही बनता था। बड़े ही मनोरंजक पार्टनर थे। वे बहुत ही रोमांटिक तथा विनोदी स्वभाव के थे। सबसे खासकर महिलाओं के साथ घूम घूम कर बातें कर रहे थे। क्या प्रेमी व्यक्ति थे। वे युवाओं के बीच इतना प्रिय नहीं थे। वे लोग तो उनका मजाक ही उड़ाते थे, पर सब लोग जानते थे कि यह केवल ईर्ष्यावश होता था और उनके लोगों को उनके गुणों को नज़रअंदाज करने का या कम आंकने का कोई हक नहीं था। और माँ तो ये कहती थी कि वे मी टप्पल को भविष्य में होने वाली हर पार्टी में बुलाएंगी, क्योंकि खाना परोसने के बीच और अलग अलग कोर्सेज सर्व करने के बीच उनमें लोगों से बातचीत करने और उन्हें हंसाते रहने की क्षमता थी। और यदि कभी भोजन परोसने में देरी हो तो वे अन्य मेहमानों का ध्यान दूसरी ओर ले जा सकते थे। सांध्य भोजन के समय तो वो और भी मजाकिया हो जाते थे, और जब पापा सारे एकत्र मित्र मेहमानों से कहते थे कि वे लोग अपने अपने गिलासों को भर लें तो वे और भी मुस्कुरापन करते थे और सारी महिलाओं से कहते थे कि वे भी अपने अपने गिलासों को फिर से भर लें। उनके बार बार मना करने पर भी कि वे ऐसा नहीं कर सकती, न वे तुरंत गिलास खाली कर सकती थी, तथा इस बात की अनुमति मांगी कि पापाजी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उस पर वे 2 शब्द कह सके। फिर उन्होंने उसके बाद नववर्ष के आगमन पर और पुराने वर्ष के विदा होने पर एक बहुत ही जोरदार कवितामयी भाषण दिया, जिसकी संभवतः आप कल्पना कर सकते थे। इसके बाद की टोस्ट पी लिया गया था और जब महिलाएं चली गई तो मी टप्पल ने कहा कि सारे भद्र पुरुष जो वहां पर हैं एक बार फिर से अपने गिलास भर लेंगे, जिसके बाद वे फिर एक टोस्ट प्रपोज करेंगे, जिस पर प्रत्येक जेंटलमैन चिल्लाया हियर हियर, और उसके बाद उन्होंने डिकेंटर शराब परोसने वाला जग एक दूसरे को बारी बारी दिया। इसके बाद घर के मालिक ने उन्हें बताया कि वे सब पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं और वे अपना टोस्ट भाषण दे सकते थे। इसके बाद मी टप्पल अपनी जगह से उठे और उन जेंटलमैन्स को बताया कि किस प्रकार से यह ड्राइंग रूम इस शाम को तमाम तरह की शालीन तथा चमकती दमकती सुंदरियों से भरा था, और उन लोगों ने सुंदरियों कैसे उन लोगों का मन मोह लिया था। लोग फिर जोर से हियर हियर चिल्लाए। फिर मी टप्पल ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से वो उन सुंदर महिलाओं के वहां से विदा हो जाने से दुखी और निराश थे, पर संभवतः वो उनकी मौजूदगी में ये टोस्ट नहीं प्रपोज कर पाते। द लेडीज का एक शोर उठा। लेडीज के बीच उनकी खूबसूरत और कई कलाओं में माहिर उनकी लड़कियां भी शामिल थीं। वो कह रहा था कि लोग उनके लिए भी एक बड़ा सा जाम पिए द लेडीज, और उन्हें नया साल मुबारक हो। बोले हैप्पी न्यू ईयर टू द लेडीज। लोग बहुत जोरों से हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और जोरों से तालियां बजाते हुए, और ऊपर कमरे में लेडीज अपने ही लोगों के साथ स्पेनिश डांस कर रही थी। अभी मुश्किल से इस स्पीच पर करतल ध्वनि बंद ही हुई थी कि एक आदमी जो गुलाबी रंग का वेस्ट कोट पहने हुए था और बहुत देर से अपने टोस्ट स्पीच देने को बेचैन था, जिसके प्रयासों को मी टप्पल ने पहले टोस्ट भाषण देकर विफल कर दिया था। वो बहुत ही गंभीरता से उठता है, इस उम्मीद से कि उसे बोलने का मौका मिलेगा, पर टप्पल यह मौका भी उसे नहीं देता। वो कहता है कि अपने अपने लायक मेजबान की मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो कह सकता था कि कितने वैभवशाली और भव्य ढंग से सबका स्वागत सत्कार किया था। खूब जोरों से तालियां बजती हैं। यद्यपि इस जगह पर आने का और यहाँ आप सबके साथ बैठने का यह उसका पहला मौका था। वो अपने मित्र डॉबल को बहुत पहले से जानता था और उनके साथ वो काफ़ी घनिष्ठ था। उनके साथ उसका बिजनेस का भी संबंध था कि लोग ये जाने कि वो उनके साथ कितने नज़दीक था। मेजबान इस पर खांसने लगता है। वो टप्पल अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता था कि वो उनसे यानी डॉबल से भैया, दोस्त, पिता, पति, भाई या बेटा अन्य कोई रिश्ता नहीं जानता था, न कभी था। सब लोग हियर हियर चिल्लाते हैं। आज आप लोगों ने उन्हें अपने परिवार के साथ दिली शांति से देखा है। अब आप लोगों को उन्हें सुबह अपने ऑफिस में उसी शांति से काम करते देखिएगा। शांति से अपने सुबह के कागजों को देखते हुए, अपने हस्ताक्षर के साथ भी कोई समझौता न करते हुए, अजनबियों के साथ बहुत शालीनता से पेश आते हुए और उनके सवालों का विनम्रता से जवाब देते हुए, अपने सीनियर या बड़े अधिकारियों से बड़े सम्मानपूर्वक बोलते हुए, अपने संदेशवाहक या मैसेंजरों से भी बहुत राजसी ढंग से बातचीत करते हुए। लोग फिर तालियां बजाते हैं जब वो श्री डॉबल का इस प्रकार से गुणगान कर रहा था। तो फिर मिसेज डॉबल के बारे में वो क्या कसीदे काढ़ेंगे, आप समझ ही सकते हैं। अब आते ही मी
डॉबल जूनियर अपने मुंह में एक संतरा ठूसने का प्रयास कर रहे थे। वो अपना पोज सही करके दूसरों के लिए दर्शनीय बनने के इरादे से खड़े हो जाते हैं। वो शायद यही कहेंगे कि उनके मित्र मी डॉबल किसी भी ऐसे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा सुपीरियर थे जिसको वह जानते थे, और उनकी पत्नी मिसेज डॉबल, उनका तो कहना ही क्या, वो भी सबसे विशिष्ट, केवल अपनी पुत्रियों को छोड़कर। फिर वो कहेंगे, डियर होस्ट सेज, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही हंसी खुशी और दरियादिली से अगले कई नए साल मनाएं। सब लोग बहुत जोर शोर से आखिरी टोस्ट जाम पीते हैं। फिर सारी पार्टी लेडीज के पास ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है। वे नौजवान हैं जो भोजन के पहले डांस करने से हिचकिचा रहे थे। उनको अब डांस पार्टनर्स मिल गए थे और वे संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। बाजा बजाने वाले भी अब पी कर मस्त हो रहे थे और मस्ती भरे नृत्यों की धुन बजा रहे थे। अब यह नृत्य गायन का प्रोग्राम सारी रात चलता है, जब तक कि नए साल की प्रथम किरण नहीं दिखाई पड़ जाती, यानी नववर्ष की सुबह नहीं हो जाती। हमारे पिछले वाक्य को लिखने से काफ़ी पहले रात 12 के आसपास चर्चों में घंटे बजने लगते हैं, पर उनकी ध्वनि कानों को भाती नहीं है। उस आवाज़ में कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर आगे के घंटे बहुत तेजी से भागते चले जाते हैं, परंतु हम लोगों की आयु सालों में नापते हैं और हमें ये याद दिलाता है कि हमारे बहुमूल्य जीवन का एक और साल गुजर गया और हम अपनी मृत्यु की ओर या कब्र की ओर एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। ये हमारे लिए एक चेतावनी है।